in a nutshell, outbound is where you sell, inbound is where you just provide service. So ये दो types होगी हैं call center की. Now, getting on to a broader perspective, we talk about BPO. BPO is a business process outsourcing company. कोई भी business process जो कि US में हो रहा है can be outsourced in Pakistan. ये हम as a BPO करते हैं. बीपीओ कॉल सेंटर इंडस्ट्री सेम है या इसमें क्या फर्क है? Sure. So BPO is a broader term, Okay. and call center industry falls into BPO. Okay. If you are providing services to states or Western companies, Right. because BPO means business process outsourcing. Outsourcing. Environment, toxic culture. But growing pains होती हैं. जब growth होती है, it comes with a lot of pain. It comes with a lot of responsibility. It comes with a lot of things that you're not unsure about. I was unclear about कि इस कल्चर को कैसे एक कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर अडॉप्ट करवाऊं. A CEO's job is to make sure that right people are in place, smart people are in place, and then they are working together to grow the company. ब्रांड अपने बिजनेस को एक शॉप टू ब्रांड की जर्नी पे लेके जाने वाला जो सीईओ का विजन है, फाउंडर की स्ट्रेटेजी है, आपको क्या लगता है? I think again, brand और shop में फर्क यही है कि an operator mindset and a CEO mindset. I mean, अगर if you are ready to evolve yourself from operator to a CEO, you can build a brand. सक्सेस का क्या फॉर्मूला है आपके? एक स्पेसिफिक फार्मूला तो नहीं है, लेकिन वन इम्पोर्टेंट पार्ट इज कंसिस्टेंसी. यू नो, इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. गिव टाइम टू योर पेरेंट्स. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं. लोगों ने घर वालों को, अम्मी अब्बू को टाइम देते ही नहीं. वी ऑलवेज आउट वर्किंग, काम कर रहे हैं, उसके बाद वीकेंड है तो दोस्तों के साथ चले. हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस अहमद खान. आज हमें ज्वाइन किया है फरीद मलिक ने, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये फाउंडर एंड सीईओ है आउटसोर्स टेल के. और फरीद के बारे में मैं आप लोगों को और बताता चलूं कि आईटी सेटअप ये रन कर रहे हैं. और एक इनका यूनिक आइडिया है जिसकी वजह से आज हमने इनको इनवाइट किया आप लोगों के लिए. और इनसे आज हम जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी. और जिस टॉपिक पे हम इनसे बात करेंगे वो है बेसिकली बीपीओ इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ग्रोथ, रियलिटी, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ये कहाँ रैंक कर रही है. जिस तरीके से 2026 स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो हर पर्सन के कुछ विजन्स होते हैं, कुछ प्लान्स होते हैं जो उसने अचीव करने होते हैं अपने 2026 में. और मैंने फील किया कि फरीद साहब जो हैं वो हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए एक गुड ऑप्शन है कि जिनको हम बुलाएं और बुला के आप लोगों के साथ इनके बेहतरीन किस्म के जो इनसाइट्स हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी है और इनके जो प्लान्स हैं, इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो रियलिटी है बीपीओ इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो हम इनसे जाने. फरीद के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो फरीद ग्रेजुएट हैं लम्स से. और 2016 में फरीद ने लम्स से ग्रेजुएशन की जो कि बीबीए में की. और बीबीए में ग्रेजुएशन के बाद फरीद ने कॉल सेंटर इंडस्ट्री से अपना करियर स्टार्ट करते हुए आहिस्ता-आहिस्ता इसको मूव किया, एक्सेल किया आईटी इंडस्ट्री की तरफ. 2013 से ये जो है वो इस इंडस्ट्री में वर्किंग कर रहे हैं. तो ये आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारे पास एक राइट जो है वो पर्सनैलिटी हैं जिनसे हम इसके हैक्स निकलवा सकते हैं और इनके हैक्स पे डिस्कस कर सकते हैं. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में क्विकली ब्रीफ कुछ बता दें उसके बाद. Thank you for the introduction, brother. It was nice meeting you all here at the podcast. About me, I'm a founder and CEO of Outsource Dell. I've been working for almost 12 years in the industry. Yes, I've spent wonderful. several years scaling BPO teams around Pakistan, and then our client base is always US based. Yes. In 12-13 सालों में, there is a lot of learning what I gained, and I'm here to share all the ideas and the expertise with you all. And I'm pretty sure that we'll love to answer all the questions that you have. नाइस नाइस वंडरफुल. इसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉल सेंटर इंडस्ट्री के. बेसिकली हमारी यूथ ऐसी है कि चाहे वो फार्मासिस्ट बन रही है, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट की साइड पे है, चाहे वो जिस मर्जी डिग्री में से है,
तो वो क्विक हैक तलाश करते Yeah. हैं कि हम पैसे किस तरीके से कमाएँ, Yeah. ठीक है? और सबसे पहले जो दिमाग में आइडिया क्लिक होता है, वो होता है कि जी कॉल सेंटर की इंडस्ट्री जो है उसको हम जॉइन कर लेते हैं। क्योंकि कॉल सेंटर की इंडस्ट्री में आपसे ये नहीं पूछते कि आप जो है वो मेडिकल साइड से हैं, आप आईटी साइड से हैं, आप बीबीए साइड से हैं, आप जो मर्ज़ी साइड से हैं। लेकिन आपके कुछ उसमें चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाती हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो ये आप हमारी ऑडियंस को बताएँ कि कॉल सेंटर है क्या बेसिकली, ठीक है? इसका कॉन्सेप्ट है क्या? और इसमें जो स्कैम्स यूज़ हो रहे हैं, Yeah. ठीक है? कि वो क्या हैं? Sure thing. Okay, so I think a call center एक बहुत बड़ी opportunity है for students. ओके, A lot of people don't see this as a career; they just see as a ladder towards their career. हुँ, जब उनको financially थोड़ा सा stable होना होता है, they work in a call center, and then they get to their actual field later on. This is what we normally using, but this can be a career as well. To be, ओके, like for me, for a lot of other people, call center was a career. I started off with a call center. We were working with some clients in states जहाँ पे हम लोग उनकी food delivery services को customer service, chat support ये चीजें provide कर रहे थे. And then this is what a normal call center will look like. There are two type of actually call centers. ओके, एक तो हम बोलते हैं inbound, एक होता है outbound. Inbound में we receive calls, outbound में जहाँ we make calls. Outbound is mostly sales campaigns जहाँ पे हम लोग चीजें सेल कर रहे होते हैं लोगों को कॉल करके. Inbound में customer services campaigns होती हैं जहाँ पे normally we receive calls, we answer calls, we handle customers, we handle inquiries. एक चीज जो थोड़ी सी मार्केट में मिसकंसेप्शन है इनबाउंड का, कुछ लोग गूगल एड्स चला के जो ठीक है। कॉल्स लैंड करते हैं उनको भी इनबाउंड कहते हैं. But that's not actually an inbound call center. That's again an outbound call centers where you can sell things. हुँ, Like telecom companies येस, is one of the examples. जहाँ पे आप the Google AdWords चलाते हैं, you land calls and then and then you answer phone calls and then you start selling and pitching them the same product that you're doing. So in a nutshell, outbound is where you sell, inbound is where you just provide service. प्रोवाइड So ये सर्विसेज़। दो types हो गई हैं call center की. Now, getting on to a broader perspective, we talk about BPO. BPO is a business process outsourcing company. कोई भी business process जो कि US में हो रहा है can be outsourced in Pakistan. ये हम as a BPO करते हैं. It is not just a call center. I think IT software house ये सब is a part of a business process. A lot of people are providing accountancy services. It is a part of the business process outsourcing if they're doing it in states or any Western country as well. So ये कुछ क्लासिफिकेशन है इन बीपीओ कॉल सेंटर इनबाउंड आउटबाउंड की. नाउ अभी तक हमने बात की है जो अच्छा सारी चीजें सॉरी टू कट यू ऑफ। बीपीओ क्या चीज़ है? ओके. हमारी कम्युनिटी को आप ये बताएँ कि क्या बीपीओ कॉल सेंटर इंडस्ट्री सेम है या इसमें क्या फ़र्क Sure. So BPO is a broader term, है? ओके, and call center industry falls into BPO ओके, if you are providing services to states or Western companies. राइट, Because BPO means business process outsourcing. आउटसोर्स, Outsourcing का मतलब ये है कि कोई भी हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और मैं कोई अपनी ऑपरेशंस आउटसोर्स कर देता हूँ किसी और कंपनी को. लेट्स से अब इवन पाकिस्तान में ही अगर मैं येस, अपनी ऑपरेशंस हुँ, आउटसोर्स कर देता हूँ जो मैं इन हाउस नहीं करना चाहता, इट्स कॉल्ड आउटसोर्सिंग. राइट, सेम इस तरह ही कॉल सेंटर इंडस्ट्री में भी ये होता है कि हम लोग बीपीओ मॉडल पे काम करते हैं जहाँ हुँ, पे वी आर वर्किंग विद कंपनीज. पाकिस्तान में भी ऐसा होता है जैसे देखें पीटीसीएल ने अपना अपना जो कॉल सेंटर है वो आउटसोर्स कर दिया किसी और कंपनी को. राइट, Sui gas was being done in Abacus Consulting, I guess. हुँ, तो इन्होंने आउटसोर्स किया हुआ तो थर्ड पार्टी कॉल सेंटर सर्विस. तो दिस हुँ, इज व्हाट इज अ बीपीओ. इट कैन हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अपनी डेवलपमेंट वर्क आउटसोर्स करते हैं. ठीक तो है, जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ द जॉब है, हम लोग आउटसोर्स कर दें. वी डोंट आउटसोर्स इट टू कॉल सेंटर बट वी आउटसोर्स इट टू अ सॉफ्टवेयर हाउस. सॉफ्टवेयर हाउस, The business is वन same. सर्विस लाइक, हाँ, business हुँ, is same. हुँ, It is BPO. कुछ राइट, भी चीजें जो हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं जो हम अपनी कंपनी में खुद नहीं करना चाहते या हमें लगता है कि फॉर अस हमारा डिसएडवांटेज है कि अगर हम अपना रिसोर्स हायर करके उस चीज को करवा लेंगे. आई एम मोस्टली टॉकिंग अबाउट यूएस कंपनीज. हुँ, Like why they outsource is because of the cheap labor in Pakistan. राइट, I mean, if they're paying something, अगर वहाँ पे minimum labor $15 an hour है, यहाँ पे minimum labor 40,000 or 45,000 in Pakistan में है a month. हुँ, We're talking about 1 hour and we're talking about a month. So it is इट्स अ gap ह्यूज बहुत डिफरेंस, बड़ा बहुत बड़ा, difference है, बहुत बड़ी opportunity है.
outsourcing industry के अंदर. It doesn't matter if it's a call center outsourcing. It doesn't matter if it's software house outsourcing. It doesn't matter whatever it is, accountancy services. और बहुत अच्छा ज़्यादा फरीद, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने ये बीपीओ इंडस्ट्री स्टार्ट की, कॉल सेंटर इंडस्ट्री में आप जंप इन किए 2013 में जब आप Yeah. इसमें आए, वो हम आपसे स्टोरी सुनना चाह रहे हैं जो आपने अपना पहला क्लाइंट विन Mhm. किया था। Sure. क्या उसका रोड मैप है? तब क्या रोड मैप था और राइट नाउ स्टेज पे? क्योंकि बहुत सी ऐसी यूथ है जो अगर कॉल सेंटर इंडस्ट्री में काम कर भी रही है ना, तो उसके अंदर एक स्पार्क ज़रूर है Yeah. कि मुझे अपना काम स्टार्ट करना है, That is मुझे right. बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो उस पे क्या है? क्या अभी? Sure. I think I was working in a company before I started the company. I worked there for at least 1 year, I guess, Okay. and then I figured that maybe I can open तब Odesk और Elance होता था. Now it's only Upwork. They got merged, and then राइट। Upwork बन चुका हुआ है. So I got to know about those platforms, and I started bidding on clients on that platform as well. So I got one client जो बहुत छोटा था. It was even lesser than मेरी जो तनख्वाह थी उससे भी कम पैसे वो देता था. Although I started freelancing, but it was paying less than my income that I was generating because I was on a managerial level in the company, and I was very young at that time. I was studying and I was also working along with that. And then I thought, I have nothing to lose. I can work from home and I can just work on one client. Maybe I might get a few more. So मैंने वो shift कर लिया उस time. It was ये एक बड़ा risk factor था, although, but I shifted that from a company to working as a freelancer. Then I also had some like-minded people in the company. They were also looking forward to do the same thing. So we built a consortium. Like हम लोगों ने एक 5 लोगों ने मिलके एक company बनाई. हुँ, हुँ। The company name was CS Intelligence. That was the first company I formed. Where हम लोग सब मिलके अपना काम करते थे, and then कुछ resources हमने रख लिया और फिर हमने सोचा कि हम इसको build करें. I figured within working of maybe 5 months, we built the office and सारी investment की. With working of 5-6 months, I figured this might not be the right team for me. I'm really looking forward to a lot more growth than what they are looking forward to. A very important part in building a company or scaling a business is choosing the right team. राइट। अगर आपकी टीम बिल्कुल आपके पार्टनर स्पेसिफिकली और आपकी कोर टीम अगर आपके साथ अलाइन नहीं है, there is no way you can grow. So I figured that there was an alignment issues. My vision and their vision is not exactly same. So I made the early decision again. After working for there for 5 months, we built everything. I thought, no, I think I got more potential. I can build this alone. We separated the operations. I started another company called Outsource Delp. This was maybe November of 2013. We started the first company on July or June of 2013. नाइस। So November or December, I started working alone. I built a new office, a very small office where I was the only one working for at least 1 month. I had no one else. I've hired a few people. I used to sleep within the office for 24 hours a day. I was in the office building the company. It took maybe 3 to 4 months. We had a हुँ। team of 4 or 5 people. I was relaxed, back to working 9-8 hours a day. And that's how it started. And we don't know that, I think it's a blink of an eye, and right now I'm here नाइस, with hundreds of नाइस। people working. अच्छा, और फिर ये बताएँ कि उस टाइम पे बैठ के जो आपकी सोच थी, जो आपका विज़न था, अ, वो जो एक अंदर स्पार्क था, ठीक है? वो क्या था? और आहिस्ता-आहिस्ता जब आप आगे-आगे मूव फॉरवर्ड होते रहे, तो क्या आपको लगता है कि जो एक कामयाबी थी, उस तक आप पहुँच गए, जो आप तब सोचते थे? या अभी वो जो मैं सोचता था ऑनेस्टली वो तो वी passed through that moment बहुत देर पहले से. I actually retired myself in 2018 ओके। से लेकर 2023 तक. हुँ, हुँ। I wasn't working. My company was on autopilot. I thought I've achieved everything that I wanted to, नाइस। and everything is all settled. It aligns with my vision, and I don't need to work a lot more. But later on, we started we started having a lot more partnerships. We never had a sales team. Let me be very honest about it. Abhi tak, now we're building a small team, sales or business development. Abhi tak, we never had a sales team. हुँ, हुँ। It was all trust from the clients. It was all
all reviews from the clients that we were getting, and then they were referring us to the new clients. This is how I built the company. Wonderful, wonderful. With me alone, talking to clients and then telling them how the operations will work, with me making sure that our team is on point. There aren't any problems within our team. They are culturally fit to work with them. They are on time. They are punctual. Their अच्छा, skill. राइट टीम को तलाश करने का जो आपका कुछ फॉर्मूला है, जिस तरीके से कल्चर फिट, टीम बिल्डिंग ये बहुत ज़रूरी है, Yeah. ठीक है? जिस तरीके से आप ने कहा कि आप 2018 से 23 तक आपने फ़ील किया कि आप रिटायर हो गए, ठीक है? Yeah. इसका ये मतलब हुआ कि पीछे आपका The फ्लो चल right रहा है, the ठीक है? right team was there. एग्ज़ैक्टली द राइट टीम इज़ देयर। तो इसका क्या फॉर्मूला है और आपने किस तरीके से फ़ील किया कि अगर मैं जस्ट उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड मैंने कर दी है और मैं थोड़ा बहुत उनके साथ इंटरेक्ट कर लूँ, तो मेरा सिस्टम जो है वो फ्लो मेरा चल रहा है। Actually, one part is I always say it is a vibe check. हुँ, हुँ। We try to check their vibe and if they are a good fit for our company or not. We try to see if they're culturally fit to work with us, if their alignment is with us, if their vision aligns with us. If it does, then the part two starts. The part two is making sure that they stick to it. This is a very very important part, that this is where you need to work all your life to make sure that your team, your partners, the people that you work with, they stick to you, and they stick to the same vision that aligns with you. You have to do a lot of hard work in order to do that, for sure, and I've been doing it. Nice, And then nice. I did that until 2018. That's why I knew that I'm confident about the team, that they can run the operations. There won't be a problem at all. And I can just maybe come to the office once or twice a week, see everything is good. And then नाइस, वंडरफुल। एक सीईओ के लिए पेशेंस कितना ज़रूरी है? I think patience is the only thing that should be on the priority as a CEO, because you cannot speak out of emotions. You have to make sure that you're speaking out of logic as a CEO. This is the only way that you can build your company, and then you can have growth within your company. For me, there were a lot of challenges that came in. There were times जहाँ पे I thought कि नहीं, I won't be able to do it. But but I had to stay patient, and that is why we are still surviving. अगर patience or consistency specifically नहीं है in a company, there are very less chances that a company can survive. It's like your baby, If we talk about toxic environment, toxic culture in your company's Yeah. perspective, तो अ, उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं और आप इस चीज़ को अपनी कंपनी में किस तरीके से ओवरकम करते हैं बेसिकली? कि आपको किस तरीके से फ़ील होता है कि मेरे एम्प्लॉइज़ मेरे से हैप्पी हैं? I love the topic, to be honest, the toxic environment. Well, one part I did when I started the company back in 2013. Uh, After a year or so, when I got to know that we are about to grow, we are growing, we have a team of maybe 10 people, but I had zero knowledge on the leadership. Okay. I didn't know how the operation systems would work. Mhm. I was working, let's say, as a freelancer along with 9 other employees, but all of us were like one team. That I was answering call as well along with them. They were answering calls as well along with them. And that was the point. It is called a family time. 10-15 लोगों की टीम को आप फैमिली कह सकते फैमिली हो. कैसे? उस टाइम तक हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते थे. They could even let me know कि boss, take care of that, I'll take care of this, do this, and I'll take care of that. ये कल्चर फैमिली था उस टाइम, एट दैट टाइम. जीरो टॉक्सिसिटी, नो प्रॉब्लम. बट ग्रोइंग पेन्स होती हैं. जब ग्रोथ होती है, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ पेन, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर नॉट अनश्योर अबाउट. आई वाज अनक्लियर अबाउट कि इस कल्चर को कैसे एक कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर अडॉप्ट करवाऊं. इट वाज नॉट इजी फॉर मी. फॉर दैट आई ज्वाइंड अ कंपनी. मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग इन TRG. Okay. I was an owner. I was making good. I joined a company for a month only to see how their operation works only. So I can replicate exact same. I wanted to see what are the best people around in Lahore जो ये operations कर रहे हैं, जिन्होंने scale किया है. TRG was the biggest player at that time. I worked with them for 1 month. I looked up their operations, their trainings, and I came back and replicated everything. Nice one. That is something I've never told anyone about.
But this was one of the very starting points of the journey जहाँ पे I thought कि नहीं I think मेरे से इसको अब grow नहीं हो पाएगा मैं कैसे अपनी फैमिली को एक corporate culture में evolve करूँगा but we did that. I mean, I had to make sure how things happen within the large enterprise organizations जो BPO को run कर रही हैं Wonderful. and then we could replicate the same thing. From there, I learned कि systems किस तरह implement करने हैं और किस तरह से make sure करना है कि operations आपके बगैर चल सके. हाँ, if you talk about self learning thing, तो सेल्फ लर्निंग पर्सपेक्टिव से एक सीईओ के पास क्या-क्या एनवायरनमेंट है, क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं और किस तरीके से एक सीईओ अपने आप को फर्दर इम्प्रूव करता चला ठीक जाए? है. So I think a CEO or a founder's journey जो होती है ना उसकी from operator to CEO होती है. Yeah. My journey was the exact same. I was an operator myself. सही है. I was operating all the businesses myself. जब मैंने आपको बताया 10-15 लोगों की टीम है. Right. सब कुछ हम खुद मिलके कर रहे हैं. और I was an operator like everyone else at that time along with my team. Although I was the owner, but same चीज थी. ये evolution बहुत जरूरी है in order to grow. बहुत ज्यादा कंपनी स्केल इसलिए नहीं कर पाती बिकॉज दे स्टे एन ऑपरेटर राइट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट आई गेस आप देखेंगे स्मॉल साइज कंपनीज बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है आई मीन इन योर बिल्डिंग आई वुड से मे बी 100 कंपनीज हो जिनके 10-15 लोग हैं they've been 10-15 for last 10 years maybe because they are still an operator you have to make sure कि आप अपना mindset evolve करें from operator to a CEO. A CEO don't work on the basic task. You know, a CEO की job ये होती है कि they have to find the right people. He has to make sure that he is not the smartest person in the room. An operator is the smartest person in the room. A CEO has a lot different people which are smarter than him. They are the ones taking care of tasks for him. They are the ones who are actually making decisions. A CEO's job is to make sure that right people are in place, smart people are in place, and then they are working together to grow the company. वंडरफुल क्लाइंट सेटिस्फेक्शन क्लाइंट रिटेन और क्लाइंट से आगे क्लाइंट को निकालना Mhm. इसका क्या फॉर्मूला है? In early days, I launched a referral program, ओके which is again, these are things which are not conventional. मतलब ये conventional strategies नहीं है to run a software house or a BPO. I learned it. The referral program की मुझे idea किस तरह से आया. I was working for a company. It was a food delivery business ओके in New York. And उनका एक referral program था. If a restaurant can refer to the next restaurant, then they get this X amount. And I had zero idea about the referral program back in 2013. And I figured out, okay, it is a good plan. I mean, this is how we can multiply clients as well. Like clients will know that okay, with the referral program, we are able to maybe get a discount on the services um, or maybe get a bonus on top of that as well. So मैंने ये किया. I launched a program. I sent an email to all of this clients that I had, 5 clients this time. I told them that we have launched a referral programs where if you refer someone whose invoice is over X amount, you will be getting 20% off on your services. नाइस This is what I did. It was a small program which worked out well, and this was how I started building the business. इसकी वजह से फिर हमारा business increase होना शुरू हो गया. I was mostly into one niche, और वो niche हमने बहुत ज़्यादा grow की पहले उसके बाद we went into the other niches. आपकी नज़र में ब्रांड की क्या डेफिनेशन है? आप हर इंसान चाहता है कि जब वो अपना वेंचर स्टार्ट करे तो वो एक ब्रांड बने। Yeah. जिस तरीके से आपने नाम लिया टीआरजी का आपने नाम लिया, अब आवाम उसको जानती है। पीआरजी आवाम उनको उसको जानती है, ठीक है? आइबेक्स है, उसका आवाम जानती है। जिस तरीके से हम सिस्टम्स लिमिटेड की बात करें, नेटसोर्स Yeah. की बात करें, आजकल जो है वो डेफसिंक जो है वो Yeah. काफ़ी एक इन हुआ हुआ है, उसकी बात करें। तो उसके अलावा ढेरों ऐसी कंपनीज़ हैं जो बनी हुई हैं। जिस तरीके से आपने एग्ज़ाम्पल दी कि इस 100%. आपके फ्लोर में ही आपकी ढेरों कंपनीज़ होंगी। तो एक ब्रांड अपने बिज़नेस को एक शॉप टू ब्रांड की जर्नी पे लेके जाने वाला जो सीईओ का विज़न है, फाउंडर की स्ट्रैटेजी है, वो आपको क्या लगता है क्या? I think again, brand और shop में फर्क यही है कि an operator mindset and a CEO mindset. I mean, अगर if you're ready to evolve yourself from operator to a CEO, you can build a brand. 100%. It takes time. हर चीज का एक टाइम मुकर्रर है जो आप जो लगता है. Some people maybe achieve it very early. कुछ लोगों को थोड़ा लेट हो जाता है. But you have to make sure that you change your mindset.
make sure that you start giving authorities to your employees. इस तरह ही you can build a brand, to be honest. अगर आप सब Yes. कुछ खुद करते रहेंगे, there is going to be very less chances to build a brand. You have to make sure कि authority ज़्यादा लोगों के पास हो, हर बंदा अपनी domain को चला रहा हो, and this is how you can grow and build something. What's the retention strategy? For us with the clients, 100%. So for us with the clients, retention strategy mostly यही रही है कि अब मैं पर्सनली इस चीज़ के ऊपर तो मैं पर्सनली काम करता हूँ। जिससे मैंने बहुत ज़्यादा बात की है टू गिव अथॉरिटी टू लॉट ऑफ पीपल, बट रिटेंशन के ऊपर मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहे। 2-3 चीज़ें जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, रिटेंशन इज़ मे बी द टॉप 3 थिंग्स दैट आई लुक फॉरवर्ड टू। रिटेंशन में ऐसे मेक श्योर करता हूँ कि I got the project, let's say, I make project, I'll tell you a story about the Okay. retention strategy. हम इस तरह कर लेते हैं तो एक अच्छी explanation हो जाएगी about the part. 2023 में, like, I got a project. It was a SaaS-based enterprise company in United States, and then they started working with us on. They wanted to have developers, tech support people, engineers, customer success people. काफी उनका प्लान था कि we want to build a team of 100 people and then we want to work with you on that part. So हम 100 लोगों का प्रोजेक्ट आपको देते हैं. That's what their plan was. So I took over the project. Project award हो गया. We started working on it. We started off with maybe 10 people शुरू में. और but retention possible है कि उन 10 लोगों के अंदर भी ना हो if I'm not working right. Right. I figured out that there were a lot of operational flaws within that. With that company as well. बड़ी कंपनीज को अक्सर पता ही नहीं चलता कि हमारे छोटे-छोटे ऑपरेशनल फ्लॉज़ है क्या? Yeah. जहाँ पे हम लोग मोस्टली हेल्प आउट कर देते हैं। I work closely. I mostly जब एक नया क्लाइंट हम लॉन्च करते हैं तो I work closely with them for at least 3 months. मैं खुद साथ हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता हूँ टू सी कि उनके ये ऑपरेशन कैसे चल रहा है? उनका ये वाला ऑपरेशन कैसे चल रहा है? उनमें क्या प्रॉब्लम है? सो मैं एक सिंपल जो है ना स्टैटिस्टिक्स डेटा ड्राइव कर लेता हूँ खुद, व्हिच इज़ आवर टू वर्क रेशियो, ठीक है? कि इतने घंटे एक्चुअल काम हमारा बंदा कर रहा है, रिटेंशन करने के लिए ये बड़ी ज़रूरी Right. स्ट्रैटेजी है इन अ बीपीओ बिज़नेस मॉडल कि वी गेट अ जॉब, हम लोगों को एक जॉब मिल गई फॉर 8 आवर्स अ डे, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोग, छोटी बात हम बात करते हैं। 10 लोग 8 आवर्स अ डे हमारे पास एक बंदे ने हमें दे दिए। दे आर पेइंग अस फॉर 80 आवर्स अ डे, 80 फॉर hours a एग्ज़ाम्पल, day. सही है? नाउ वी वांट टू मेक श्योर कि एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स क्या हैं? हम जहाँ भी जॉब करते हैं, प्रोडक्टिव आवर्स हमेशा 8 5, होते ही नहीं 6. है ना? वो 5-6 हो जाएँ तो इट्स वेरी गुड। Very good. So what we do is I try to make sure कि हमारे जो productive hours है ना, they are always over 5. 5 is a very good number, to be honest. Right. I figured that the productive hours were not even 5 at that time. We had 80 hours awarded to us, for example, a day. But जो actually काम हो रहा था ना, वो हो रहा था 30 घंटे. And it was ये रिपोर्ट हम लोग ड्राइव करते थे from the work. I had a project manager जो इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं काम को देखूँ कि कौन सी टिकट, कौन सी डेवलपमेंट, किस चीज़ को कितना टाइम लगता है। जीरा टिकट्स होती हैं जैसे डेवलपमेंट की, वी लुक ओवर टू इट कि किस टिकट को कितना टाइम लग रहा है एंड दिस इज़ हाउ वी वर एबल टू फॉर्मुलेट दैट डेटा टू अस। एंड अब ये डेटा I was sharing that real-time data with my clients. Okay. And then the clients were amazed at how we were able to figure that out. I mean, we never did that with our 1,000 employees there, and then you were able to do it. I mean, and then they used to replicate exact same thing with their company as well. Nice. So you have to make sure that they know that we care about their business. It is not always about the money. मतलब ये भी हो सकता था कि ठीक है यार 80 लोग काम करें, डजंट मैटर। मतलब उस टाइम मैंने उनको कहा भी किया, 2 बंदे हम काम भी करते तो वी विल बी एबल टू डू इट, डजंट मैटर। So we were planning on 200 people at that time, and then we had to And for sure do. if we talk about employee retention, उस पर्सपेक्टिव में क्या है? सो एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी ग्रोथ आपके साथ अलाइन हो। अगर उनको एक अच्छा कंपनी कल्चर, इसके लिए मैं द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वर्क ऑन इज माय कंपनी कल्चर, कि मेरे ऑफिस के अंदर कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना हो, मेरे ऑफिस के अंदर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स ना हो। दिस इज समथिंग आई वर्क क्लोजली ऑन टू। कोई भी एम्प्लॉय जब हम हायर करते हैं, अब दैट एचआर डिपार्टमेंट एंड द डायरेक्टर्स दैट दे हायर एन एम्प्लॉय, आई मेक श्योर दैट आई एटलीस्ट सिंक विद अ ग्रुप ऑफ पीपल within their first week.
Within their first week, जो भी नया ग्रुप बैच आता है, मैं उनके साथ मिलता हूँ. I tell them कि if you see any problem within my company, I know that आपको अभी एक वीक हुआ है. A lot of people are now adjusted with the environment. You might not be adjusted with the environment at the moment. I want you to give me a feedback. Oh, how do you think about your trainer? Is he training you all right? How do you think about your manager? Is he managing you all right? How do you think about your team that you're working with? Do you see any flaws within the team? How do you think about the environment of the company? Do you think that needs to be changed? I give all those questions to all the new hires. नाइस, वंडरफुल। बिकॉज़ जो बंदा काम कर रहा होता है 2 सालों से, वो तो एडजस्टेड है। एडजस्टेड। उस अगर हमारे ऑफ़िस में कोई गलती भी है, उसको वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन नया बंदा पहले सबसे पहले जज ही करता है सिर्फ़ जज कर। कि हो क्या रहा है। इफ वी वेलकम न्यूकमर्स, दे विल स्टे। अक्सर कंपनीज़ में ऐसा होता है, एक ऐसा सेट कल्चर होता है कि न्यूकमर्स को वेलकम किया ही नहीं जाता, यू नो। राइट, मैनेजर्स दे ट्रीट न्यूकमर्स जैसे वो उनके मुलाज़िम हैं। राइट। हुँ, आई इंश्योर कि एक इक्वालिटी हो। हुँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बिल्कुल नया भी बंदा है ना, आई वांट टू मेक श्योर कि ही इज़ वेलकम विद इन द कंपनी। बिकॉज़ होता ये है रिटेंशन के लिए कि कोई भी किसी कंपनी से जब छोड़ के इंसान आता है ना, हुँ, उसको अभी याद आ रही होती है। एग्ज़ैक्टली। एक इंसान ने अगर 2 साल काम किया है विद इन अ उसके कंपनी, उसके दोस्त हैं सब, दोस्त वो हैं, एडजस्ट हो चुका होता एडजस्ट है, हो एक चुका है। एनवायरनमेंट है जिसमें वो सेटल हो चुका है। फॉर अ ह्यूमन इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो चेंज एनवायरनमेंट के अंदर ईज़िली सर्वाइव करे। थोड़ा-सा उसको मुश्किल होती है। मुश्किल होता है। कोई भी कंपनी चेंज करता है, तो उसको मुश्किल होती है। आई इंश्योर कि वो मुश्किल को मैं मिनिमाइज़ करूँ। हुँ, एंड द ओनली वे आई कैन मिनिमाइज़ इज़ टू मेक श्योर कि जो मेरे ट्रेनर्स हैं, जो कंपनी स्पेसिफिकली बिकॉज़ दे आर द वन्स जो हैंडओवर ट्रेनर्स को एचआर के बाद हो जाता है एंड देन हुँ, दे स्टार्ट ट्रेनिंग ऑन टू द प्रोडक्ट्स। They are very friendly with the team. हुँ, They are making sure that they are कि टीम को इस तरह से बिल्कुल फ़ील ना हो कि यार हुँ, ये अब मेरा बॉसी बिहेवियर है। आई एक्चुअली मतलब मेरा एक बड़ा जो है ना वो भाई वाला रोल है विद इन द ऑफिस। सो इवन ऑफिस में अगर ऐसा हो जाए कि किसी को मतलब आई हैव अनदर बिज़नेस एज़ वेल। इट इज़ रियल एस्टेट बिज़नेस इन लाहौर। किसी को कोई असिस्टेंस चाहिए अदर देन द वर्क एज़ वेल, आई एम अवेलेबल। नाइस वन। मतलब कल की बात है, अभी कल एन एम्प्लॉयी केम टू मी, मैनेजर केम टू मी एंड देन ही सेड कि "फरीद भाई हमारा एक टीम मेंबर है, ही ही हैज़ मनी और वो घर खरीदना चाह रहा है बट ही वांट्स टू नो कि मेरे साथ स्कैम ना हो जाए।" तो ही रीच्ड आउट टू मी मतलब विद द मैनेजर के व्हाट डू यू थिंक सजेशन। और मैंने उसको कहा कि फरीद भाई इज़ अ रियल एस्टेट बिज़नेस, मे बी यू कैन टॉक टू हिम। तो मैंने कहा ठीक है यार, सेंड हिम इनटू माय ऑफिस, आई विल टॉक टू हिम। आई स्पोक विद हिम फॉर 10-20 मिनट्स, आई गेव हिम द राइट पाथ, आई टोल्ड हिम कि यार जब डील होगी मुझे बता देना, आई विल मेक श्योर टू सेंड माय पीपल नाइस। एंड कि हर चीज़ लेजिटिमेटली चेक हो और फिर ही आप बिकॉज़ घर खरीदना बड़ा मुश्किल चीज़ बहुत है। इट्स मुश्किल है। नॉट अ नॉर्मल राइट, पार्ट फॉर अ पर्सन जो सैलरी करे जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है इस चीज़ का। I've been doing it since I was young. मैं मतलब I have a real estate trading business. नाइस, नाइस। So I'm very expert. मेरी team भी है, we have expertise in that part as well. हुँ, So I help outside the office as well. I make sure कि जो हमारे employees हैं उनको अगर कोई मसला भी आ रहा है तो they can come to me. They can come to me for a loan. We do it. अभी हमने बहुत कम कर दिया लोन वाला पार्ट, बहुत ज़्यादा हो गया था. But we used to give loans for everything. जो जिसको कोई मसला है they can come apply for a loan. Problem solved. तो नाइस ये वन। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं दैट वी डू इन अगर ऑर्डर मैं टू पूछूँ सक्सेस का क्या फ़ॉर्मूला है आपकी नज़र में? एक स्पेसिफिक फ़ॉर्मूला तो नहीं है लेकिन वन इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ कंसिस्टेंसी। हुँ, यू नो इंटेंसिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। You being in intense for 1 day or 2 days and then you're not intense or maybe normal for other days might not work at all. So one formula, very simple word is consistency. Stay consistent. You will be successful. नाइस, वंडरफुल। And then make sure you evolve yourself as well along those lines. इन लास्ट अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे हमारी न्यू जनरेशन को, हमारी जेन ज़ी को, Yeah, sure. ठीक है? कि वो क्या मिस्टेक्स कर रही हैं और किस पाथ की तरफ चल रही हैं और क्या राइट डायरेक्शन है जिसको उन्हें फॉलो करना Sure. चाहिए? So one important thing हम लोग 3-4 एडवाइस करते हैं। एक अबाउट द वर्क, एक अबाउट द लाइफ। अब यस। अपनी हम लोग पहले लाइफ की बात करते हैं कि गिव टाइम टू योर पेरेंट्स। इट हुँ, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं। हम लोगों ने घर वालों को, अम्मी-अब्बू को टाइम देते ही नहीं है। वी ऑलवेज़ आउट वर्किंग, काम कर रहे हैं, उसके बाद वीकेंड है तो दोस्तों के साथ चले गए। वी डोंट केयर अबाउट द पेरेंट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ओनली थिंग दैट दे वांट इज़ योर टाइम एंड दैट इज़ इट। दैट इज़ मेक श्योर दे आर हाल्फ ऑफ योर लाइफ। मतलब अक्सर ऐसे होता है कि आपकी आधी लाइफ आपके पेरेंट्स होते हैं, आधी लाइफ आपके बच्चे होते हैं। हुँ, यू आर इन बिटवीन, राइट? 30 इयर्स तक यू आर
पेरेंट्स के साथ हैं। 30 के बाद यू वर्क टुवर्ड योर किड्स। तो मेक श्योर कि यार जितनी देर भी आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, मेक श्योर टू गिव देम टाइम, दैट्स ऑल दे नीड। कुछ भी नहीं चाहिए, उनके साथ बैठे गप्पे लगाएं, दैट्स इट। यू डोंट नो दैट उनकी दुआओं से क्या-क्या हो सकता है। क्या-क्या हो सकता है? It I think for me it is all because of my parents. हुँ, जो भी अभी तक मैं अचीव कर हुँ, सका हूँ, जितना भी छोटा-मोटा काम, इट इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पेरेंट्स। उन लोगों ने दुआएँ इतनी की हैं हुँ, और I'm in front of you guys and I think you guys just go to your parents, tell them the problems. They'll वो ऐसी एक दुआ करते हैं आपके लिए कि आपको पता ही नहीं है कि वो किस तरह से आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। राइट, डू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पार्ट 2 फॉर द जनरेशन जो लोग जॉब्स इस टाइम ढूँढ रहे हैं कॉल सेंटर इंडस्ट्री में, जो लोग जॉब कर रहे हैं कॉल सेंटर इंडस्ट्री में, मेक श्योर दैट यू आर नॉट वर्किंग फॉर अ स्कैम कंपनी स्पेसिफिकली। राइट, राइट नाउ लाहौर के अंदर कोई हज़ारों स्कैम कंपनीज़ हैं जो स्कैम कर रही हैं, लेकिन एम्प्लॉइज़ को नहीं पता कि ये लेजिट काम है कि इल्लिजिट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप हमेशा लेजिटिमेट वर्क की तरफ जाएँ, लेजिटिमेट बीपीओज़ की तरफ जाएँ। इस तरह का कोई भी काम जिसमें मोबाइल बेचना है, जिसमें बिल्स कम करने हैं, जिसमें ऐसा कुछ भी करना है और आपको आपका बिज़नेस हुँ, ओनर बता रहा है कि ये बिल्कुल ठीक काम है, डोंट डू दैट। आई मीन ये आपका एक कैरेक्टर बिल्डिंग शुरू में ही खराब कर देगा बिकॉज़ यू आर वर्किंग टुवर्ड यू आपको डिफरेंशिएट करना हलाल और हराम में खत्म हो जाएगा। वी एज़ अ मुस्लिम हमारे लिए ये बेसिक चीज़ है कि हम हलाल रिज़्क कमाएँ। और इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, आपका शुरू में ही एक माइंडसेट डेवलप आपका डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। तो अनदर एडवाइस इज़ जो लोग काम कर भी रहे हैं, आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट लुकिंग फॉर द लेजिटिमेट जॉब रादर देन वर्किंग इन अ स्कैम एनवायरनमेंट। नाइस, वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और बेहतरीन किस्म के इनसाइट्स आज इन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, तो उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।